हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे EMRS, DSSB, KVS, NVS टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, EMRS हो, KVS हो या आपका NVS हो, ये तीनों ही वैकेंसी आपकी सेंटर की वैकेंसी होती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आपके कहीं भी जॉब लग सकती है। बात करें DSSB के बारे में, तो DSSB आपकी स्टेट की वैकेंसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी दिल्ली में जॉब लगती है। तो प्रेफरेंसेस जरूर रखिएगा कि आपको किस में ज्यादा प्रेफरेंसेस देनी है। दूसरी चीज एक और कहूंगी कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हो तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को पहले ही वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कई बच्चे सिलेक्शन होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ी सी आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन मैं आप लोगों से पहले ही सॉरी बोल दूं, क्योंकि मेरा बेबी बिल्कुल भी नहीं रह रहा। ठीक है, और अभी घर में है कोई है नहीं जो इसे संभाल सके। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अगर आप सिर्फ जो चीजें मैं बता रही हूँ उन चीजों पे फोकस करोगे तो आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें सारी चीजों के बारे में, जैसे कि बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है उस एग्जाम का सिलेबस। देखिए, अगर आप बात करें KVS के सिलेबस के बारे में, EMRS के सिलेबस के बारे में और आपके DSSB सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे सब्जेक्ट आपके रहते हैं जो कि कॉमन है, जो कि आपके KVS में भी आएंगे, NVS में भी आएंगे, EMRS में भी आएंगे। तो पहले आपको देखिए, जब हमें सारी ही वैकेंसीज को टारगेट करते हुए चलना है तो हमें कॉमन सब्जेक्ट को पहले देखना है। ठीक है, तो आपके कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि GK वाला सेक्शन और GA वाला सेक्शन। ठीक है, ये आपका KVS में भी आता है, EMRS में भी आता है, आपका DSSB में भी आता है और आपका NVS में भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद के सब्जेक्ट की बात करें तो आपका रीजनिंग भी आपका चारों ही डिपार्टमेंट में आता है। फिर इसके बाद अगर बात करें आपका हिंदी, इंग्लिश, ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, ये वाला सेक्शन। और पेडागोजी पे ध्यान रखिएगा, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी आपकी यूजुअली पूछी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो सब्जेक्ट कंसर्न सबका अलग अलग है, लेकिन सबके कुछ टॉपिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, बात करें कंप्यूटर लिटरेसी, तो इसके बारे में तो ये स्पेशली आपका फोकस किस पे करता है, EMRS और NVS में। ठीक है, कंप्यूटर पे जो फोकस किया जाता है। DSSB में आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा होते। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें, जैसे कि आपका कॉमन सब्जेक्ट पता चल गए और इसमें कि जो डिफरेंसेस होते हैं ना, जैसे कि EMRS और NVS में जो है एडिशनल जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं वो आपके होते हैं ट्राइबल एजुकेशन के ऊपर। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनको आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, KVS और NVS की बात करें तो चाइल्ड पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता चल गया कॉमन सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर प्लान बनाएंगे अपना। स्ट्रक्चर प्लान का मतलब कि आपको एटलीस्ट पहले 3 महीने में इस चीज पे ध्यान देना है कि जो कॉमन चीजें हैं उन्हें पहले किया जाए, और जो सब्जेक्ट आपके डिफिकल्ट हैं या फिर आपके, जैसे कई लोग मैथ्स उतना अच्छे से नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैथ्स अगर आप ध्यान दोगे तो मैथ्स सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर DSSB में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज को आप थोड़ा छोड़ के भी आगे के सब्जेक्टों को कंटिन्यू कर सकते हो, प्लस अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे फोकस कर सकते हो। तो अगर हम बात करें, पहले मंथ में आपको फोकस क्या करना है, एक तो स्ट्रैटेजी बनानी है अपने अकॉर्डिंग, दूसरी चीज के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन्हें कंटिन्यू करना है, प्लस जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी जो कॉमन सब्जेक्ट है उन्हें पहले करना है। ठीक है, इससे आपका क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब भी वैकेंसी कोई भी आती है पहले, तो आपका ना तो टाइम वेस्ट होगा, और दूसरी चीज आपकी एक रिदम बन चुकी होगी पढ़ने की, और उस रिदम के साथ जब आप चीजों को कंटिन्यू करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाद बात करें तो पहले मंथ में आप लोगों को कोशिश करनी है कि GK वाला जो जनरल पार्ट वाला सेक्शन है ना, जैसे कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका ये जो सब्जेक्ट है इन्हें पहले कर लेना।
ठीक है। और इन्हें किस तरीके से करोगे, चाहे केवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे आपका एनवीएस हो या डीएसएसबी हो, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको उठाने हैं और उनसे अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट करते 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 आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ये वाला सेक्शन हो जाता है, इसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छे से करनी है। जब आप सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपके पास एडवांटेज हो जाता है दोनों ही सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने की। देखिए, अगर हम बात करें ईएमआरएस की, एनवीएस की, केवीएस की और डीएसएसबी की, तो सभी में सब्जेक्ट का जो वेटेज है ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफर करता है। यानी कि अगर आप बात करोगे डीएसएसबी में तो ये आपका 100 मार्क्स का आता है, ईएमआरएस और एनवीएस में बात करोगे तो 80 मार्क्स का आता है, केवीएस में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 3 महीने का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसमें कि आपको आपका जनरल पार्ट देखना है, जिसमें कि ऑल ओवर जो जनरल पार्ट के सेक्शन है वो करने हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट कंसर्न भी देखना है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही एक आपको एग्जामिनर का माइंडसेट बताएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस पुट अप करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद आपका जो 2 और 3 महीने जो टाइम पीरियड लगेगा, इसमें अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फोकस तो करना है। ठीक है, आप कई ऐसे टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे जो कि आपको सिलेबस में तो नहीं विजिबल हो रहे, लेकिन ये वो सब टॉपिक्स हैं आपके उसी टॉपिक के। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आपका सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अपने लेवल से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कौन से टॉपिक हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जिस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करोगे वही एक चीज रहेगी जो आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। तो इस चीज को बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो प्रिंट आउट निकलवा के फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है। बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, तो अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, लाइक पीजीटी, तो यहाँ पर जो बुक्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी सब्जेक्ट में, तो वो आपकी होंगी एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी में से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका डीएसएसबी, आपका एनवीएस, इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के वाला चांस आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी कंटिन्यू करिएगा पढ़ाई को। फिर इसके बाद बात करें, और हाँ, एक वीडियो मैं आप लोगों को और दूंगी जिसमें कि कॉमन टॉपिक्स, अभी हमने बात की कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में, इसमें अब मैंने आपके सारे देखे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के ना प्रिंट आउट निकाल रखे हैं सबके। ठीक है, तो उनमें से जो कॉमन टॉपिक्स जो होंगे ना, उनका एक पीडीएफ मैं तैयार करूंगी। टॉपिक्स रहेंगे ना, उनकी एक पीडीएफ मैं तैयार करूंगी ताकि आप लोगों के लिए और थोड़ा हेल्प हो सके। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि 100% दूं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे पता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो सारी ही आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक्स वो मैं आपको कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन में कॉमन टॉपिक्स, यानी कि चाहे आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की कर रहे हो, या आप केवीएस की कर रहे हो, जो कॉमन टॉपिक है जनरल पार्ट में भी प्लस सब्जेक्ट कंसर्न में भी, जो आपके कॉमन टॉपिक हैं वो आपको बता सकूं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपको करने ही है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप करोगे ना, तो आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, और आपका जो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए एग्जामिनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बात करें, देखिए, सिलेबस कर लिया आपने, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, मोस्टली जो बच्चे जहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर जहां पर उनकी कमी रह जाती है, वो यहाँ पर रहती है कि वो प्रैक्टिस सेट नहीं देते। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट करना है, अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है तो आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट करना है। इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट एक तरीका मिल जाएगा, और आपको जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होगा कि आपको
मतलब कभी आपने एग्जाम हॉल फेस ही नहीं किया, ठीक है। और थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कि आप शांत माहौल के अंदर अपनी कुछ चीजों को कंटिन्यू करें, यानी कि टेस्ट वगैरह जो देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत चीजें खुद से एनालाइज हो जाएंगी, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई क्या बता रहा है इससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से कितनी चीजों को एनालाइज करके रखना है। जब भी आप कोई प्रीवियस पेपर करेंगे या जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें आपको फोकस करना है उन गलतियों पे जो कि आप कर रहे हो, ठीक है। आप गलतियों पे फोकस करोगे तो आपका एग्जाम हॉल में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप गलतियों पे फोकस करोगे तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आगे पूछे जाएंगे तो वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाएगा, वो रहेगा टाइम मैनेजमेंट। देखिए पढ़ते सब है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजों को कंटिन्यू करना है, और टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को काफी डिस्टर्बेंस हुआ होगा, कई ऐसी मदर्स होंगी जो कि मेरी सिचुएशन को समझ सकती होंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ 3 महीने का है तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है इसे अकेला छोड़ना, ठीक है। कोशिश करूंगी कि अच्छा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा 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 टाटा कर दो। अच्छा अच्छा बैठो, चलो चल रहे हैं चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।